हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं इंडियन हॉरर स्टोरीज लेकर नहीं आ रहा हूँ, तो वीडियो अब आ चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको रोहित जी ने कानपुर से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको रोहित जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रोहित है। ये घटना 2005 की है। हमारी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है। मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। उस वक्त मैं पढ़ाई किया करता था। तब शायद मैं 5th या 6th में था। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। हमारा गुजारा किसी तरह चलता था क्योंकि पापा की आय उतनी नहीं थी। हम लोग किराए पे ही रहते थे। जहाँ पे हम पहले किराए पे रहते थे वहाँ की मकान मालकिन ने घर से हमें निकाल दिया था क्योंकि पापा टाइम पे किराया नहीं दे पाए थे। उसके बाद मजबूरन हमें किसी दूसरी जगह मकान किराए पे लेना पड़ा। उस वक्त पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि कहीं कोई सस्ता मध्यम किराए पे अगर घर मिल जाए तो वो ले ले। हमें फिर एक कमरा मिला। वो कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ही छोटा सा था। एक वॉशरूम था और उसी एक कमरे में हमारा किचन, मैं और मम्मी पापा रहते थे। मेरी पढ़ाई भी वैसे ही चलती थी। जहाँ पर हम लोग रहते थे वो बहुत ही गांव वाला इलाका था। उसके बगल में बड़े बड़े घर भी बने हुए थे, लेकिन वो ज़्यादातर बंद थे, खराब हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। उनमें से ही एक घर वो भी था जिसमें हम रहते थे। हमारे मकान मालिक ने हमें वो घर किराए पे इसलिए दे दिया था क्योंकि वहाँ पर कोई भी रहता नहीं था। तो उन्होंने पापा से बोला कि तुम लोग यहाँ पर रहो और घर की देखभाल भी करना और समय पे किराया देते रहना। जिस घर में हम लोग रहते थे वो 2 मंजिल का बना हुआ था। नीचे का पूरा हिस्सा बंद था और ऊपर की मंजिल पे सिर्फ एक कमरा था जिसमें हम लोग रहते थे। उसकी भी सीढ़ियाँ बाहर से गई हुई थी। हमारे घर के बगल में एक और पुराना घर था और वो भी 2 मंजिल का ही बना हुआ था, लेकिन उसमें नीचे भी 3 कमरे थे और ऊपर भी 3 कमरे थे। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ और कोई भी नहीं रहता था। शायद वो बूढ़ी औरत किराए पे रहती थी या फिर वो घर उसी बूढ़ी औरत का था। मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि वो वहीं पर ही रहती थी। काफ़ी दिनों तक हम लोग जब वहाँ पर रहते थे तो उस बूढ़ी औरत को आते जाते देखा करते थे। वो हमें देखा करती थी और पूछती भी थी कि क्या आप लोग यहाँ पर नए हैं। उसकी उम्र करीब 70 से 80 वर्ष के बीच में ही होगी। धीरे धीरे झुक के चलती थी। सफ़ेद रंग की एक पतली सी साड़ी पहना करती थी, हाथ में डंडा, और अपने हाथ में एक पुराना झोला लिए रहती थी जिसमें कभी सब्जियां या उसके खाने के कुछ सामान पड़े रहते थे। वो रोज़ बाजार जाती थी और शाम को आती थी। उसका गुजारा कैसे चलता था कभी हमने पता करने की कोशिश भी नहीं की और ना उसने कभी बताया। हम अक्सर उसे खाने के लिए पूछा करते थे क्योंकि वो बुजुर्ग थी। खाना बनाने में उसको कभी कभार दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन वो हमेशा मना कर देती थी। एक बार की बात है, मेरा जन्मदिन था। वहाँ पर मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। एक ही दो दोस्त बने हुए थे जो कि लोकल थे, और कभी कभार मेरे खुद के दोस्त भी लंबी दूरी तय करके मुझसे मिलने आया करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मेरे 3 दोस्त घर पे आए हुए थे। मैंने केक काटा, उन लोगों ने खाना खाया और फिर वो लोग जल्दी घर चले गए क्योंकि उन्हें घर जल्दी जाना था। मम्मी ने भी घर में अच्छा खाना बनाया हुआ था। मम्मी ने कहा कि मैं जाके उस बूढ़ी औरत को भी थोड़ा खाना देकर आऊँ। मेरा मन नहीं था जाने का क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। पापा घर पे उस वक्त आए ही थे, वो भी थके ही हुए थे, और मम्मी दिन भर के काम से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप दादी का खाना निकाल दो, मैं जाके उनको उनके घर में देकर आता हूँ। मम्मी ने खाना निकाल दिया था और मैं प्लेट में लेके उनका खाना उनके पास लेके जा रहा था। दरअसल वो 2 प्लेटें थीं, एक बड़ी प्लेट जिसमें खाना रखा था और दूसरी प्लेट से खाना ढका हुआ था। मैं उसको लेके पहली बार उस घर के अंदर रात के वक्त गया था। दिन के वक्त मैं 1-2 बार उस घर में गया हूँ, लेकिन अपनी क्रिकेट की बॉल उठाने के लिए या फिर कोई भी छोटा मोटा सामान दादी तक पहुँचाने के लिए। मैं कभी रात में उनसे मिला ही नहीं और ना ही उस घर के अंदर रात में कभी जाना हुआ, और वो रात मैं आज तक नहीं भूल सकता हूँ। मैं खाना लेके उनके घर के अंदर गया।
वो भी दूसरे फ्लोर पर ही रहती थी। उनके कमरे से हमारा कमरा हमेशा दिखाई देता था, लेकिन उनके कमरे की खिड़की अक्सर बंद रहती थी। हमें यह भी समझ में नहीं आता था कि आखिर गर्मी में भी वो खिड़कियां बंद रखती थी। क्या उनका दम नहीं घुटता था? फिर मैं उनकी सीढ़ियों पर चलते हुए उनके कमरे में जा रहा था। वो घर बाहर से जितना छोटा दिखता था, अंदर से और ज्यादा बड़ा था। पूरे घर में अंधेरा था, बस दिए की रोशनी ही थी। पुराने दिए जल रहे थे। वहां पे बिजली भी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादी बिजली का उपयोग क्यों नहीं करती थी। उनके घर में बिजली का कनेक्शन भी था, लेकिन उस वक्त शायद बिजली आ नहीं रही थी। लेकिन मुझे तो याद था कि जब मैं घर से निकला था तो मेरे घर के बल्ब जल रहे थे। मैंने इस पे भी ध्यान ना देके उनको आवाज दी। मैंने 2-3 बार आवाज दी और उनकी कोई भी आवाज नहीं आई। वो शायद अंदर के कमरे में थी। किसी चीज की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई चीज एक दूसरे से लड़ रही हो। मतलब कि दो लोहे एक दूसरे से लड़ रहे हो। पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने अपने हाथ में ही थाली को पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उस आवाज के पीछे जा रहा था। वह आवाज घर के और अंदर जा रही थी, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर की तरफ। मैं भी उसी कॉरिडोर में चल रहा था और पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था। वो कॉरिडोर एक कमरे के अंदर से होकर गुजरती थी। वहां पर दिया जल रहा था। उसी दिए की रोशनी में देखते हुए मैं धीरे धीरे वही आवाज की तरफ जा रहा था जहां पर दादी असल में रहती थी। उस कॉरिडोर से मुझे मेरा घर साफ साफ दिखाई दे रहा था और मेरी मम्मी भी खिड़की से साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो कि किचन में अपना कुछ काम कर रही थी। और मैं धीरे धीरे दादी के कमरे की तरफ जा रहा था। मैं अपने कदम बढ़ाया, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने बहुत ही धीमी आवाज से बोला, दादी। मैं चिल्लाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं बहुत धीमी धीमी आवाज में बुला रहा था, दादी आप कहाँ हो? मैं आपके लिए खाना लाया हूं। मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है। दादी आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूं। मैंने ये चीज 4-5 बार बोली, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आया। अंधेरे कमरे में दिया जल रहा था और दादी कमरे में ही बैठी हुई थी। उन तक मेरी आवाज पहुंच रही थी या उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उनके कमरे के पास जा रहा था। बहुत ही अजीब माहौल हो गया था उस वक्त। दादी कमरे में बैठे हुए अपने हाथ में एक लोहे के डंडे पकड़ी हुई थी और वो दूसरी किसी चीज को मार रही थी। दरअसल वो लोहे का डंडा नहीं, एक लोहे का चाकू था, जो कि वो नीचे जमीन पर रख के किसी चीज को काट रही थी। ढंग से देखा तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक चूहा था। वो एक चूहे को काट रही थी। उसके पूरे शरीर को उन्होंने उस चाकू से फाड़ दिया था और उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी। मतलब इतनी बड़ी कि जितनी बड़ी एक गाय या किसी भैंस की आंखें होती हैं। मैंने उनकी आंखों को देखा और वो उस चूहे को देख के अजीब आवाज में कुछ बोल रही थी, साहू सा मर गया, साहू सा मर गया। उनकी आवाज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। हाथ में जो थाली थी उसकी भी आवाज आने लगी और शायद डर की वजह से थाली के ऊपर जो एक थाली रखी थी वो नीचे गिर गई। उसके गिरने की आवाज से दादी ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी। दिए की रोशनी में वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। सफेद साड़ी, गंदा कमरा और बस एक दिए की रोशनी, बड़ी बड़ी आंखें। मुझे लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर उनकी आंखें और ज्यादा बड़ी करती तो उनके चेहरे से निकल के बाहर गिर जाती। वो मुझे दूर देख के हंस रही थी और वो मुझसे बोली, आ गया बेटा, राजा बेटा खाना है मेरे लिए? ला, खाना दे दे, मैं खा तो भूखी हूँ। ये अजीब सी आवाज जब उन्होंने मुझे बोली तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ला बेटा, खाना दे दे। उनकी आवाज बदल गई थी। ये उनकी आवाज नहीं थी। वो धीरे धीरे मुझे अपने पास बुला रही थी। उन्होंने अपने हाथों पे रखा हुआ चाकू भी नहीं फेंका था। धीरे धीरे वो घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास आ रही थी, क्योंकि उनकी लाठी उनके पास नहीं थी। जमीन पर रेंगते हुए जैसे कि कोई छिपकली रेंग रही हो। जब वो मेरे थोड़ा और पास आई थी तब मैंने उनके हाथों को ढंग से देखा। उनके एक हाथ में तो वो लोहे का चाकू था और दूसरे हाथ में चूहे का आधा कटा शरीर, जो पूरे जमीन पे घिसते हुए मेरी तरफ आ रहा था। डर की वजह से मेरे हाथ से वो थाली छूट गई और पूरा खाना जमीन पर नीचे गिर गया। मैं चिल्लाने लगा। मम्मी खिड़की पर ही थी। मेरी चिल्लाने की आवाज उन तक पहुंची और वो तुरंत मुझे देखने लगी। मम्मी ने देखा
कि मैं भागते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी कॉरिडोर में चिल्लाते हुए भाग रहा था। वो बूढ़ी औरत जमीन पे झुकी हुई थी और रेंगते हुए आ रही थी, इसलिए कॉरिडोर से वो मम्मी को ढंग से दिखाई नहीं दी। मुझे साफ साफ वो आखिरी दृश्य याद है जहां पर वो खाना गिरा था। वो बूढ़ी औरत उसी खाने के पास बैठ गई और जमीन पे पड़े हुए खाने को चबाने लगी। बस यही लास्ट दृश्य जो मैंने देखा था मुझे याद है। मैं कॉरिडोर से निकलते हुए उस घर से बाहर निकला, चिल्ला रहा था। मेरे चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। उस वक्त रात के शायद 9 या 9:30 बज रहे थे। पूरा गांव में अंधेरा था, शांति में सब लोग सो गए थे। मम्मी को पता नहीं चला कि आखिर मैं चिल्लाया क्यों, लेकिन मेरी आवाज सुन के वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी। मम्मी ने तुरंत पापा को बताया और वो दोनों चिल्लाते हुए और वो लोग डर की वजह से भागते हुए घर के बाहर आए। मैं किसी तरह जैसे तैसे दादी के उस घर से बाहर निकला। तब तक मम्मी पापा भी बाहर आ गए थे। मम्मी ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और जाके मैंने उन्हें गले लगा लिया। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मम्मी ने मुझसे लगातार पूछा कि मुझे क्या हुआ। डर की वजह से मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं बार बार रो रहा था। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मम्मी पापा के पास आ गया हूँ। कुछ देर बाद मम्मी पापा मुझे घर के अंदर ले गए, पानी पिलाया और थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे हुआ क्या। मैंने उन्हें दादी के बारे में बताया, उनके चेहरे के बारे में बताया और खाना मैंने वहीं पर फेंक दिया। वो सब कुछ बताया जो कुछ भी मैंने देखा था। तब मम्मी पापा ने अपने घर के कमरे से उस घर पे देखा। सब कुछ एकदम वैसा ही था, पहले जैसा, बंद। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मम्मी पापा फिर वहां पर नहीं गए क्योंकि मम्मी ने पापा को भी जाने से मना किया था। अगले दिन मम्मी और पापा दोनों लोग इंतजार कर रहे थे कि दादी कब घर से बाहर निकले, लेकिन उस दिन वो घर से बाहर ही नहीं निकली। 2 दिन तक वो दिखाई तक नहीं दी। जब वो 2-3 दिन तक दिखी नहीं तो पापा मम्मी को कुछ अजीब लगा। फिर उस दिन मम्मी पापा उनको ढूंढने के लिए गए थे। जब वो घर पर जाके देखे तो दादी मरी पड़ी थी, उनकी जान निकल चुकी थी। वो खाना और वो थाली वहीं पर ही पड़ी थी जहां पर मैंने उन्हें गिराया था। उनके हाथ में चाकू और चूहे का वो मरा हुआ टुकड़ा था। पूरे घर में बदबू आ रही थी और धीरे धीरे फिर बाकी गांव वालों को बताया गया और ये घटना वहां पर जो घटी वो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। 2-3 दिन तक तो मुझे नींद भी नहीं आई। कई बार तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि दादी के क्रियाक्रम के बाद 2-3 दिन बाद मैंने दादी को टहलते हुए भी उस घर में देखा। मुझे नहीं पता कि वो दादी थी या फिर कौन था, लेकिन वो एहसास मुझे बार बार होता रहा कि उस घर में अक्सर कोई टहलता करता था। और मम्मी पापा को भी वो एहसास हुआ। हम लोग वहां पर करीबन 1 से 1.5 साल तक थे। उसके बाद पापा ने अपनी नौकरी बदल दी और फिर हम लोग वहां से निकल के कानपुर चले आए। तो दोस्तों, ये थी रोहित जी के द्वारा भेजी गई एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मुझे बरेली से मानसी जी ने भेजी है और बाकी की घटना मैं आपको मानसी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मानसी है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। 2012 में मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था। तब मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे वहाँ पर बहुत दोस्त बन गए थे और मुझे उनके साथ नाइट स्टे करना अच्छा लगता था। मैं अक्सर अपने दोस्तों के घर में एग्ज़ाम टाइम्स पे भी चली जाती थी। वहीं पर मेरी एक दोस्त बनी, उसका नाम उर्वशी था। मुझे आज भी वो रात बहुत ढंग से याद है। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, तो मैंने उर्वशी से कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर आऊँगी रात के वक्त और हम लोग रात में स्टडी करेंगे। उसने कहा ठीक है और फिर मैंने उसके घर जाने का प्लान बनाया। ये मैं पहली बार उसके घर जा रही थी। कॉलेज से उसका घर थोड़ा अंदर साइड में था, 4 से 5 किलोमीटर अंदर। उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मेरे घर से भी ज़्यादा बड़ा। आसपास के घर भी ज़्यादा ही बड़े थे। मैं उसी के यहाँ गई, उसके कमरे में बैठी हुई थी मैं। हम लोग कुछ देर तक पढ़ाई कर रहे थे और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। तब मैंने उससे बोला कि हमें कुछ खाने के लिए बनाना चाहिए, तो उसने कहा कि मैं मैगी बना कर लाती हूँ। हम ये बात कर ही रहे थे और मैं अपने कुछ नोट्स लिख रही थी, तभी अचानक से लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद कमरे में पूरा अंधेरा हो गया था। उस वक्त उसके पास इमरजेंसी लाइट थी, लेकिन वो किचन में उससे मैगी बना रही थी। मैं भी किचन में उसके पास जा रही थी। उर्वशी को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए छत पे चली जाओ, मैं वहीं पर ही मैगी बनाकर लाती हूँ। जब तक लाइट नहीं आती है हम लोग छत पर बैठ के मैगी खाएंगे। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने लगी।
सीढ़ियों पे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए मैं बहुत देखते हुए जा रही थी। ऊपर के दरवाजे को खोला और फिर छत पर गई। उसके घर की छत भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। पूरे मोहल्ले में अंधेरा था। अगल बगल के छत भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन एक छोटी सी दीवार खड़ी थी। वो दीवार महज 4 से 5 फीट की थी। मतलब वो इतनी भी बड़ी दीवार नहीं थी कि दूसरे की छत पे देखा ना जा सके, लेकिन मैं साफ साफ दोनों छतों पर देख सकती थी। उर्वशी का घर एकदम कोने का घर था, और उसके बगल वाला घर, और उसके बगल में बस एक घर था। घर के सामने एक बड़ा सा मैदान था, या कह सकते हैं कि वो एक पार्क था जहां पर सुबह बुजुर्ग लोग टहलने आते थे और बच्चे खेला करते थे। मैं उसी के घर की छत पर रेलिंग के पास खड़े होकर उस पार्क को देख रही थी। तभी बगल वाले घर की छत से मुझे एक औरत टहलती हुई दिखाई दी। अंधेरा बहुत ज्यादा था। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी। मुझे वो ढंग से उसका चेहरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी हरकतों से, लंबे बालों से और उस काली परछाई से साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक औरत है। वो मुझसे काफी ज्यादा दूरी पर थी, क्योंकि मैं छत के दूसरे कोने पर खड़ी थी और वो वहीं पर ही टहल रही थी। मैंने उसे 3-4 बार देखा। बहुत अजीब तरीके से टहल रही थी, एक तरफ से दूसरी तरफ शांति से आ जा रही थी, धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी। उसको देख के थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी। कुछ देर बाद आके वो उसी दीवार के पास खड़ी हो गई जो कि उसके छत के पास थी। वही दीवार जो कि उर्वशी की छत से और उस छत से जुड़ी हुई थी। वो उस दीवार के पास खड़ी होकर मुझे ही देख रही थी। मुझे अभी भी अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस शांति से वहीं पर खड़ी थी। उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज थोड़ी सी भारी थी, जैसे कि किसी आदमी की होती है, लेकिन उसमें भी औरत की हल्की फुल्की आवाज थी। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसे बताया कि मैं उर्वशी की दोस्त हूं। उसने कुछ नहीं बोला। उसने कहा कि कभी हमारे घर भी आना, हम तुमसे मिलना चाहेंगे। वो मुझसे बहुत अजीब तरीके से बात कर रही थी। मैंने उनसे हंस के कहा, जी जरूर। और फिर वो दोबारा टहलने लगी। वो एक तरफ से दूसरी तरफ बार बार आ जा रही थी। वो मुझे कह रही थी, जरा मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें देखना है, तुम आखिर दिखती कैसी हो। अब मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं चुपचाप वहीं पर खड़ी थी। मैं उसके पास जा नहीं रही थी, लेकिन तभी उसने मुझसे बोला कि पास आओ, मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे अपना नाम मानसी बताया। फिर उसने बोला, मानसी मेरे पास आओ। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन वो बार बार मुझे अपने पास बुला रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी बातों में खोई जा रही हूँ। उसके शब्द मुझे सम्मोहित कर रहे थे, और मुझे ये बात साफ साफ पता चल रही थी। मैं उसके पास जाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं धीरे धीरे फिर उसके पास जाती गई। मैं उसके पास पहुंचने ही वाली थी। शायद 1 से 2 मीटर का ही गैप होगा। उतनी देर पे सीढ़ियों पे चलते हुए मानसी आ रही थी। उसकी सीढ़ियों पे चलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत पीछे घूमी तो मैंने देखा कि सीढ़ियों पे रोशनी आ रही है। मानसी अपने हाथ में उसी लैंप को पकड़ के लेके आ रही थी जो वो किचन में उठाकर लेके चली गई थी। जब मानसी ऊपर आई तो उसके एक हाथ में 2 प्लेटें थी और दूसरे हाथ में वो लैंप। वो थक गई थी। मैंने तुरंत उसके हाथ से लैंप लिया और उसको वहीं पर जमीन पर नीचे रख दिया और हाथ में प्लेट ले ली जिसमें मैगी बनी हुई थी। मैं तुरंत पीछे घूम के देखी तो वो औरत वहां पर नहीं थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लग रहा है वो चली गई थी। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उर्वशी जैसे ही ऊपर आई वो अपनी ही बातें करने लगी कि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे हाथ मैगी बनाते हुए जल गए, वगैरह वगैरह। मैं उसी की बातों में उलझ गई और फिर मैंने उस औरत पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैगी खत्म करने के बाद मैं और उर्वशी कुछ देर तक वहीं पर बैठे थे। लाइट अभी भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने उर्वशी को बोला, यार तुम्हारे घर में बगल में रहने वाली औरत बहुत अजीब है। उसने कहा, कौन औरत? मैंने कहा, वही जो अभी तुम्हारे आने से पहले इस छत पर टहल रही थी। जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई वो तुरंत डर गई। उसने प्लेट और वो इमरजेंसी लैंप वहीं पर ही छोड़ दिया और नीचे चली आई। नीचे जाने के बाद उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को उठाया जो कि सो रहे थे। मैंने कहा कि आखिर क्या हुआ? उसने अपनी मम्मी से बोला कि ऊपर वो प्लेट और लैंप छोड़कर चली आई है। मम्मी से बोला कि वो जाके उसे उठा लाएं क्योंकि उसकी वहां ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने उर्वशी से पूछा कि आखिर क्या हो गया। उसने कुछ भी नहीं बोला। उसकी मम्मी ने जब पूछा कि आखिर क्या हुआ तो उसने अपनी मम्मी को कमरे में ले जाके कुछ बताया और उसके बाद फिर उसकी मम्मी अकेले ही गई। हम लोग नीचे बैठे हुए थे। लाइट अभी भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसकी मम्मी इमरजेंसी लैंप लेके नीचे आ गई और उसे हमारे ही कमरे में रख दिया और फिर मैं और उर्वशी बात कर रहे थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर ये सब क्या था, तुम्हें अचानक से क्या हो गया?
उसने बताया कि अभी 13 दिन पहले वहाँ पर एक औरत की मौत हुई है। उस औरत का नाम शालिनी था। उसने आत्महत्या कर ली थी। जब मैंने उससे वजह पूछी कि उसने आत्महत्या क्यों की, तो उसने बताया कि उसके घर वाले उसे पूरी तरीके से मारते थे। कुछ दिन पहले उसके घर वालों को पुलिस पकड़ के लेके गई है और उसने इसी घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। मैंने उसे उसकी आवाज़ के बारे में भी बताया। उसने कहा कि उस औरत का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो मुझसे बात भी किया करती थी, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई और पिछले 13 से 14 दिन से इस घर में ताला लगा हुआ है। अगर ये घर पहले से बंद है तो अंदर किसी के होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब उर्वशी ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। दरअसल वो आत्मा थी, उसी औरत की आत्मा जो मुझसे बात कर रही थी। मैंने उर्वशी को बताया कि मैंने उससे करीबन 1 से 1.5 मिनट तक बात की। वो मुझे अपने पास बुला रही थी और मैं जैसे ही उसके पास जाने वाली थी तब तक तुम आ गई। जब उसने ये मुझे बताया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। रात भर फिर मुझे नींद नहीं आई और लाइट भी काफ़ी देर बाद आई थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि जल्दी सुबह हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ। उर्वशी ने मुझे बोला, उसने मेरे चेहरे को भी देखा था। उसने कहा था कि मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें डर लग रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। इस घटना के बाद उर्वशी ने बताया था कि वो कभी भी अपने छत पर रात के अंधेरे में अकेले नहीं गई, क्योंकि उसके अंदर वही डर था। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि ऊपर छत के ऊपर कोई टहल रहा है, क्योंकि उसका कमरा सबसे ऊपर वाला कमरा था और ऐसा लगता था कि कोई कूद रहा है। वो अक्सर इसी डर से अपने कमरे में सोया करती थी, लेकिन वो रात के अंधेरे में कभी भी ऊपर नहीं जाती थी। और इस घटना के बाद मैं दिन के वक्त भी कभी भी उर्वशी के यहाँ नहीं गई। मैं अपने किसी और दोस्त के यहाँ गई और इस घटना के बारे में मैंने सबको बताया। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि मोहन जी ने मुझे भेजी है। मोहन जी ने ये घटना मुझे बिहार से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको मोहन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मोहन है। मैं बिहार में पटना का रहने वाला हूँ। ये जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरी माता जी के साथ घटी थी। ये घटना जब उनके साथ घटी थी तब उनकी उम्र करीब 17 या 18 वर्ष की थी। उनके बड़े भाई की शादी थी, इसलिए वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए, जो कि शादी में यूज होने वाला था। हालांकि उनके घर में ज़्यादा देर तक बाहर रहना उस वक्त अलाउड नहीं था, लेकिन किसी कारणवश उनको देर हो गया था। वो और उनकी 3 सहेलियां बाजार से लौट रही थी। सामान खरीदते हुए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। लौटते वक्त थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया था। उस वक्त ढंग से किसी के पास फ़ोन वगैरह था नहीं, इसलिए उनके माता पिता को उनकी चिंता भी हो रही थी। उनके भाई साइकिल से उन्हें ढूंढने के लिए बाजार में भी गए। वो मिली भी। उनके भाई उन पर गुस्सा बहुत हुए। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से घर पहुंचो। वो भी किसी ज़रूरी काम के लिए ही निकल रहे थे। मेरी माताजी अपनी सहेलियों के साथ तुरंत घर की तरफ जाने लगी। सूरज पूरा डूब चुका था। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। आज से पहले वो कभी भी इतना देर घर नहीं पहुंची। वो डर के ही घर जा रही थी। उनके दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि घर जब वो पहुंचेंगी तो उनकी माताजी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, लेकिन क्या कर सकते थे। उनके दोनों हाथ में सामान था और वो अपने दोनों सहेलियों के साथ जल्दी जल्दी पैदल चलते हुए घर की तरफ जा रही थी। बाजार से घर थोड़ा सा दूर था। रास्ते में बाग, खेत, बहुत कुछ पड़ता था। वो वहीं पर ही जा रही थी। उनको किसी चीज़ का डर नहीं था। सबसे ज़्यादा उनको डर उनकी माताजी का था, जो कि उन पर बहुत गुस्सा होती। रास्ते में जाते वक्त सब कुछ खाली था। एक तो कुत्ते जानवर भी उनको देख के भौंक रहे थे। रात के अंधेरे में वो तीनों लोग रोड के बीच में ही चल रही थी। उस समय उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मेरी माताजी ने मुझे ये बात बताई थी। माताजी जब थोड़ा और आगे गई तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे कहीं आगे की तरफ जा रही है। उसको बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही थी। खांसते खांसते वो वहीं नीचे रोड पर ही गिर गई। उनकी एक सहेली ने उस बूढ़ी औरत को देखा। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। उनकी सहेली ने मेरी माताजी को बताया कि वो औरत नीचे रोड पर गिर गई है। माताजी ने जैसे ही उन्हें देखा वो उनकी तरफ जाने लगी। उनकी सहेलियों ने उन्हें रोका भी। उन्होंने कहा कि तुम उनकी तरफ मत जाओ, पता नहीं वो कौन हो और इतनी रात के अंधेरे में वो बूढ़ी औरत यहाँ क्या कर रही है। लेकिन मेरी माताजी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग किसी मुसीबत में है तो वो उनकी मदद के लिए चली गई। उस वक्त वो उनसे काफ़ी ज़्यादा दूरी में थी। जब धीरे धीरे मेरी माताजी उनकी तरफ जा रही थी तो वो बुजुर्ग वहीं पर लेटी हुई थी। उसने कुछ भी नहीं बोला, ना ही वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला रही थी। बस वो चुपचाप लेटी हुई थी। उस वक्त मेरी माताजी को थोड़ा सा अजीब तो लगा था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
उनकी सहेलियां धीरे धीरे उनके पीछे आ रही थी और वो भागते हुए उस बूढ़ी औरत के पास गई। जब उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उस बूढ़ी औरत ने उनके कंधे को पकड़ लिया और काफी ज्यादा जोर से दबाया। उस बूढ़ी औरत के नाखून बहुत ही ज्यादा बड़े थे। जैसे उस बूढ़ी औरत ने माताजी को देखा, मेरी माताजी उनको देख के चिल्लाने लगी। उस बूढ़ी औरत की आंखें एकदम सफेद थी, काले बाल, गंदे दांत, और वो माताजी को देख के हंस रही थी। इतनी गंदी हंसी, उसकी हंसी की आवाज मेरी माताजी की सहेलियों ने भी सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई राक्षस हंस रहा हो। इतनी डरावनी दृश्य वो वहीं पर ही थी। मेरी माताजी की सहेलियां कुछ नहीं कर सकती थी। वो दूर पर खड़ी होकर देख रही थी और मेरी माताजी को कह रही थी कि वो किसी तरह वहां से भागे। मेरी माताजी के हाथ पैर बुरी तरीके से जम गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो भागने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उनके कंधों को काफी ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी वो हंसी, वो कहती है कि आज भी जब वो उस दृश्य को याद करती है तो वो हंसी अभी भी उनके कानों में गूंजने लगती है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक हंसी थी वो। किसी तरह मेरी माताजी ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की और उन्होंने छुड़ा भी लिया, लेकिन तब तक वो बेहोश हो गई थी। उनकी सहेलियां दोबारा बाजार की तरफ भागने लगी। जब वो बाजार की तरफ जा रही थी तो उन्होंने देखा कि साइकिल से मम्मी के भैया वापस घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी सहेलियां भाग रही हैं। वो तुरंत अपनी साइकिल रोकर उनसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ। उनकी सहेलियों ने सारी बात बताई। तुरंत भैया जब उस तरफ गया तो वहां पर मम्मी नीचे रोड पर पड़ी हुई थी। वो बेहोश हो गई थी। वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई थी और सब कुछ एकदम वैसा ही शांत हो गया था जैसा पहले था। जब भैया वहां पर पहुंचा तो मम्मी के बुखार चढ़ चुका था, कंधे से खून बह रहा था और सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब था। उनको किसी तरह वो लोग घर लेकर आए। घर लाने के बाद मम्मी की तबीयत बहुत दिनों तक खराब रही। उनके कंधे में उस बूढ़ी औरत के घुसे हुए नाखून के निशान अभी भी बने हुए थे। वो कोई पिशाचनी थी या कोई डायन, पता नहीं, लेकिन उसकी हंसी मम्मी के कानों में आज तक गूंजती है। वो अक्सर इस घटना के बारे में बताया करती है। इस घटना के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही। हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो बच नहीं पाएंगी, लेकिन ईश्वर की उनके पर कृपा थी कि वो बच गई। कई बार तंत्र और पूजा भी किया गया, पंडितों और तांत्रिकों से भी मदद ली गई। तब जाके करीबन 2-3 साल बाद मम्मी की हालत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन ये घटना उनको हमेशा याद रहती है। हालांकि अब वो एकदम ठीक है, लेकिन उनके कंधे पे उस बूढ़ी औरत के द्वारा लगाया गया जो निशान है वो अभी भी वहीं का वही है और वो कहते हैं कि आज भी कभी कभी वो कंधा उनका बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर द्वारा भेजी गई 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।